तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आगे के चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्न एज के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, जो कि रिमेनिंग रह गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। हमने मेजर रॉक एडिक्ट्स के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हम लोग 13 मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में बात किया था। वहीं अगर बात करें तो माइनर रॉक एडिक्ट्स भी कुछ थे। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स जो है, दीज आर इंस्क्राइब्ड ऑन 15 रॉक्स फाउंड अक्रॉस इंडिया। माइनर रॉक एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड एट वेरियस लोकेशंस। तो जो आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स थे, उनकी जो संख्या थी वो 14 थी, जबकि माइनर रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो आपके 15 रॉक एडिक्ट्स जो कि पूरे भारत में पाए गए हैं। तो ये जो हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, नोट करने वाली चीज़ ये है कि इट इज़ इंटरेस्टिंग नोट हियर दैट अशोका हैज़ यूज्ड हिज नेम ओनली एट दीज 4 प्लेसेस। मतलब अशोक का नाम हमें इन 4 माइनर रॉक एडिक्ट्स में देखने को मिलता है, जो कि मास्की है कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी ये भी कर्नाटका में, गुजराना जो कि मध्य प्रदेश में है, और नेटूर जो कि आंध्र प्रदेश में। मतलब इन 4 प्लेसेस के रॉक एडिक्ट्स में हमें अशोक का नाम एज अ अशोक देखने को मिलता है। बाकी जगह पे प्रियदर्शी राजा हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके माइनर रॉक एडिक्ट्स थे। अब हम पिलर एडिक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि अशोका के थे। तो पिलर एडिक्ट नंबर 1 में हमें अशोकाज प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल, यानी कि इसमें हमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि अशोक के जो सिद्धांत थे लोगों को रक्षा करने का, इसके बारे में दिया गया है। पिलर एडिक्ट 2 में धम्म को डिफाइन किया गया है। पिलर एडिक्ट 3 में हार्शनेस, क्रूएल्टी, एंगर और प्राइड, इन सभी चीज़ों के त्यागने के बारे में कहा गया है। पिलर एडिक्ट 4 में राजुका के कर्तव्यों के बारे में बात किया गया है कि राजू के क्या कर्तव्य होने चाहिए। पिलर एडिक्ट 5 में डिस्क्राइब किया गया है कि किस किस दिन पे जानवरों और पक्षियों की हत्या नहीं कर सकते, उस दिन का जिक्र किया गया है। और इसमें उस चीज़ का भी जिक्र किया गया कि किसी भी स्पेशल ओकेज़न पे इन जानवरों को नहीं मारा जा सकता। पिलर एडिक्ट 6 में धम्म पॉलिसी, राज्य की धम्म पॉलिसी के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। और पिलर एडिक्ट 7 में हमें ये देखने को मिलता है कि अशोक के द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं जनता के लिए, उसके बारे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि धम्म पॉलिसी के तहत है। तो ये सारी चीज़ें पिलर एडिक्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं इस तरह से। अब हम कुछ इंस्क्रिप्शन के बारे में, महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है आपका ड्रूमनदीप पिलर इंस्क्रिप्शन। इसमें अशोक के लुम्बिनी विजिट के बारे में जिक्र है इस पिलर इंस्क्रिप्शन पे। और यहाँ पे लुम्बिनी को टैक्स फ्री या टैक्स से एग्जम्प्ट करने की भी बात की गई थी इस पिलर इंस्क्रिप्शन में। दूसरा है निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है कपिल वस्तु में लोकेटेड है, और यहाँ पे भगवान बुद्ध के जो स्तूपों की हाइट है उसको बढ़ाने की बात की गई थी। तीसरा है सीजम एडिक्ट। ये कौशाम्बी में है, सांची में है और सारनाथ में है। यहाँ पे बुद्धिस्ट ऑर्डर की एकता जो है उसको मेंटेन करने की बात की गई है। और बराबर के इंस्क्रिप्शन ये बिहार में लोकेटेड है, और ये अशोक के जो आजीवक संप्रदाय को दिए गए जो डोनेशन है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र हमें देखने को मिलता है। और ये जो केव इंस्क्रिप्शन है ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है रॉक कट केव्स के, राइट। फिर कौशाम्बी एडिक्ट। तो कौशाम्बी एडिक्ट को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है, क्वींस एडिक्ट। यहाँ पे इस चीज़ का हमें जिक्र मिलता है कि रानी कौरवाकी द्वारा
डोनेशंस देने की भी इसमें बात की गई है। तो ये कौशाम्बी एडिक्ट हो गया। अब लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट के बारे में बात करें तो लैंग्वेजेस जो थी वो प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक भाषा यूज़ की जाती थी। प्राकृत इंस्क्रिप्शन जो थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, और ग्रीक तो खैर अन्य ही स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, तो उसका बात ही नहीं कर सकते। इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर फाउंड इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। द रीजन इंक्लूडेड आर गांधार, बैक्ट्रिया, खोतान एंड शिंजियांग। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो था वहाँ पे हमें खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, जबकि ज़्यादातर अशोकन इंस्क्रिप्शन हमें जो देखने को मिलते हैं वो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। और ये जो है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट हैं उनका एंसेस्टर मानी जाती है। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ये जो है जो इससे पहले के जो स्मॉलर किंगडम के जो स्टेट क्राफ्ट था उससे बिल्कुल अलग है। और यहाँ पे हमें सेंट्रलाइज्ड एम्पायर और एक पावरफुल गवर्नमेंट देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे हमें एट द सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर किंग हु हैड अ पावर टू इनेक्ट लॉज। यहाँ पे जो किंग होता था, जो सम्राट होते थे, उनके पास ये पावर थी कि किसी भी प्रकार के नियमों को बना सकते थे। कौटिल्य ने एडवाइस किया था कि जो किंग का जो धर्म है, किंग का जो लॉ है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, और जो कि सोशल ऑर्डर के ऊपर बेस्ड हो जाना चाहिए, और जिसमें वर्ण और आश्रम के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वहीं मौर्यन सेंट्रलाइज्ड मोनार्की बिकेम अ पैटर्नल डेस्पोटिज्म अंडर अशोक। यानी कि यहाँ पे अशोक ये कहता है कि सव्य मुनि से प्रजा मम, मतलब ऑल मेन आर माई चिल्ड्रेन, यानी कि वो प्रजा को अपने संतान जैसा कंपेयर करता है। तो यानी कि यहाँ पे जो राजा है, जो सम्राट है, जो उसका ये मानना है कि जो उसकी प्रजा है, जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो उसके बच्चे की तरह है और उसका एक पिता तुल्य के रूप में उसका ध्यान रखेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो जिसे मंत्री परिषद कहा जाता है, तो इसमें हमें कई सारे मंत्री परिषद का नाम देखने को मिलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आपका, अगर बात करें तो टाइम टू टाइम किंग को एडवाइस देने का काम करता था, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल चेक का भी काम करता था। एक मंत्री के अंदर अर्थशास्त्र के हिसाब से 3 गुण होने चाहिए। पहला उसका जन्म, दूसरा है उसकी संगठन, उसकी जो है चारित्रिक संगठन एकता, और उसकी बुद्धि। तो ये 3 चीज़ें अगर उसमें है तो वो मंत्री बन सकता है। हालांकि कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि उनके कितनी संख्याएं होनी चाहिए, ये कंडीशंस के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से इसकी संख्याएं डिसाइड होती थी, जिनमें से कुछ के नाम हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। महामंत्री या पुरोहित जो था वो चीफ मिनिस्टर और चीफ प्रीस्ट कंसिडर किया जाता था। सेनापति जो आपका था वो कमांडर इन चीफ था। युवराज आपका क्राउन प्रिंस था। दवारिक आपका चैम्बरलिन कंसिडर किया जाता था। प्रशस्त्री आपका जो था वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्राइजन था। सन्निधाता आपका इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी। नायक आपका सिटी कांस्टेबल माना जाता था। व्यवहारिक आपका चीफ जज था। मंत्री आपका सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो परिषद अध्यक्ष आपका मिनिस्टर कंसिडर किया जाता है, परिषद अध्यक्ष। द्वारपाल आपका चीफ ऑफ होम डिफेंस, दैट इज वार्डन ऑफ पैलेस टू कंट्रोल एंट्रेंस एंड एग्जिट, इसकी बात करते हैं। अंतर्वेशिक आपका चीफ ऑफ हरम होता है। समाहर्ता आपका टैक्स कलेक्टर जनरल है। प्रदेष्ट्री आपका डिविजनल कमिश्नर। पौर आपका गवर्नर ऑफ द कैपिटल है। कर्मांतिक आपका चीफ ऑफ इंडस्ट्रीज। दंडपाल आपका पुलिस चीफ, और अंतपाल आपका चीफ ऑफ फ्रंटियर डिफेंस। तो ये कुछ आपके मंत्री परिषद में शामिल थे जो कि इन सारे मसलों को देखते थे। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो
मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दिया जाए तो जो राज्य था, पूरा साम्राज्य था, वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे कहते हैं, जो कि उत्तरापथ था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राज्य की राजधानी उज्जैन थी, प्राच्यपथ की राजधानी आपकी तोसली थी, और दक्षिणापथ की राजधानी आपकी सुवर्णगिरी थी। इसके अलावा जो मुख्य साम्राज्य की राजधानी थी, जिस वो मगध था, मुख्य साम्राज्य मगध था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और ये पूरे साम्राज्य का हेडक्वार्टर भी था। जो वायसराय होता था साम्राज्य का, मतलब राज्य का जो वायसराय होता था, उसके पास महामात्य को अपॉइंट करने की ताकत होती थी। वो किसी को भी महामात्य बना सकता था, और इनकी ये ड्यूटी होती थी कि हर 5 साल में वो प्रांतों का दौरा करें। प्रादेशिक राजूक और युक्ता का क्या मामला था, तो 3 अन्य ऑफिशियल्स थे जो कि प्रांतीय लेवल पे थे, जो कि प्रादेशिक जो था वो आपका इंचार्ज ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। राजूका वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वेइंग एंड असेसिंग लैंड, यानी ये एक तरह से समझिए तो तहसीलदार की तरह था। मेगास्थनीज ने इसे एग्रोनोमोई के नाम से बुलाया है, और युक्ता जो था वो आपका सबऑर्डिनेट ऑफिसर था, जो कि लेखा पढ़ी का काम करता था, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्लर्की का काम करता था, लिपिक का। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक कंडीशंस की, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट था, और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर जो है, कृषि सबसे महत्वपूर्ण था, और बलि, भाग, शुल्क और कर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मध्य गंगा मैदान में काफ़ी ज़्यादा खेती होती थी, और उससे काफ़ी ज़्यादा सरप्लस भी निकलता था। तो इसलिए यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसे सीता कहा जाता था, और उसका जो सुपरविज़न था वो सीता अध्यक्ष के अंडर में था। वहीं अगर मैं बात करूँ ट्रेड और नेविगेशन की, तो ट्रेड और नेविगेशन जो था वो इंटरनल ट्रेड के उसके ऊपर था, और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल ट्रेड दोनों होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो आपका यवनों के साथ, यानी ग्रीक के साथ, और बर्मा के साथ कुछ हद तक होता था। इंपोर्ट का जो मेन आइटम होता था वो घोड़े थे, गोल्ड था, ग्लासेस थे, लाइनेन था, तो ये सारी चीज़ें इंपोर्ट के आइटम थे, बाकी सारे एक्सपोर्ट होते थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो काफ़ी हद तक इंडिया के फेवर में था। क्राफ्ट और इंडस्ट्री की बात करें तो एक शक्तिशाली ताकतवर साम्राज्य होने के कारण, और एक अखंड भारत होने के कारण, यहाँ पे जो हमें क्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको भी काफ़ी ज़्यादा संरक्षण देखने को मिलता है। तो ये क्राफ्ट इंडस्ट्री इस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है। वहीं मनी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे सिक्कों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और यहाँ पे चूँकि ऋग्वैदिक काल से ही मेटालिक, मतलब गोल्ड एज अ मेटल को यूज़ होने लगा, तो इसलिए यहाँ पे एक करेंसी और कॉइन्स का इस्तेमाल हमें देखने को अच्छे से मिलता है। यहाँ पे सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो ये आपका कॉइन्स देखने को इस तरह से देखने को मिल जाता है। मौर्यन आर्ट और आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमें 3 फेजेस में देखने को मिलता है। द फर्स्ट फेज जो था वो प्री मौर्यन ट्रेडिशन का कंटिन्यूएशन था, जहाँ पे सूर्य और इंद्र की जो मूर्तियाँ थी या फिर उनके जो चित्र थे वो हमें बाघ के केव से हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंड फेज जो था वो आपका कोर्ट आर्ट को डिपिक्ट करता है, जिसमें कि पिलर एडिक्ट और कई सारे तरीके के मेजर रॉक एडिक्ट, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। वही थर्ड फेज़ की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक और स्टोन आर्किटेक्चर की हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा पॉपुलर आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो लोकल गवर्नर द्वारा जो है विस्क बियरर, दीदार गंज और
धौली से टेराकोटा ऑब्जेक्ट, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया कि सिल्वर और कॉपर देखने को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पंचमार्क कॉइन हमें देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर नाम की पॉटरी हमें यहाँ पे डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है। और टेराकोटा आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे फ्लरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा स्टैंडिंग पिलर और एनिमल कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे जो हाइट है इसकी 35 से 45 फीट के बीच में पिलर की हाइट देखने को मिलती है। और जो ये सारे पिलर्स जो आपको बने हुए देखने को मिलते हैं वो चुनार के लाल पत्थर से बने हुए देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एनिमल कैपिटल्स की तो ये आपके जो हैं जैसे इसका एग्जांपल मैं दूं तो रामपुरवा से आपको एक सिंगल लॉयन देखने को मिलता है। संकीसा से आपको सिंगल एलिफेंट देखने को मिलता है। और रामपुरवा से ही आपको सिंगल बुल भी देखने को मिलता है। तो इन सब के अलावा 4 डायरेक्शन में सारनाथ में हमें 4 शेर देखने को मिलते हैं। और यहीं पे हमें धर्म चक्र के 32 स्पोक्स, तो इस तरह से हमें कई सारे जानवर पिलर के ऊपर देखने को मिलते हैं। वहीं स्कल्पचर्स की बात करें तो स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर में हमें यहाँ पे स्तूप देखने को मिलता है, वज्रासन महाबोधि टेम्पल देखने को मिलता है। और धौली में हमें रॉक स्कल्पचर्स देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है, केव आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका टेराकोटा आर्ट है और ये आपका पिलर कैपिटल है, यानी मतलब पिलर आर्किटेक्चर है। लॉयन कैपिटल है, कोर्ट आर्ट का एक अच्छा एग्जांपल है। और ये दीदारगंज और की यक्षिणी का पॉपुलर आर्ट ये कंसीडर किया जाता है। तो ये सब आप, इसके अलावा ये सांची का स्तूप है और ये बराबर का केव है, ये भी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। ये स्टोन ब्रिक्स से बना हुआ एक इमारत है जो आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से अब मौर्यन एम्पायर थोड़ा सा डिसइंटीग्रेट होता है। इसके कुछ कारण होते हैं। पहला होता है आपका वीक सक्सेसर ऑफ अशोका। तो अशोक की जो मृत्यु होती है वो 232 BC में होती है। और चूँकि कलिंग युद्ध के बाद वो युद्ध करने पे पाबंदी लगा देता है, तो इस वजह से उसकी जो सेना रहती है वो भी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए इसके जो सक्सेसर होते हैं ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते और मौर्यन एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट कर जाता है। दूसरा कारण है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगर वीक सक्सेसर अशोका के नहीं होते फिर भी कुछ टाइम के बाद अशोका की पॉलिसी के कारण कुछ सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होने लगे थे, जो कि आपके अगर थोड़ा सा अगर पॉलिसी चेंज कर देते, इसके सक्सेसर अगर पॉलिसी चेंज कर देते, अगर इनमें थोड़ी सी बुद्धि होती तो ये सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स फिर से मौर्यन एम्पायर के अंडर में आते और फिर मौर्यन एम्पायर सस्टेन कर जाता। लेकिन ना तो इसके सक्सेसर इतने ताकतवर थे, ना ही इनमें बुद्धि थी कि वो पॉलिसी को रिवर्स कर दें। तो इस वजह से इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई। उससे भी ज़्यादा मुश्किलें तब बढ़ी जब जो मौर्यन ऑफिसर्स थे, जो धर्म महामात्र थे, वो काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिए और टॉर्चर करना शुरू कर दिए। तो इस वजह से भी एक तरीके से जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया और एक अत्याचार बढ़ने लगा। फिर है फैक्शन एंड स्क्वेबल्स अमंग मिनिस्टर। मंत्रियों के बीच में फैक्शनल राइवलरी बढ़ने लगी, लोगों के स्वार्थ ज़्यादा होने लगे और इस वजह से मौर्यन एम्पायर कमज़ोर होने लगा। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉज की अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक कॉज में क्या होता है कि डिग्रेड इकोनॉमिक कंडीशन डिग्रेड होने लगी थी। द मौर्यन इकोनॉमी वॉज अंडर कंसिडरेबल प्रेशर एंड देयर वॉज अ नीड फॉर वास्ट रेवेन्यू टू मेंटेन द आर्मी एंड टू फाइनेंस द सैलरीज ऑफ एन ऑफिशियल। मतलब बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए
इकोनॉमिक मतलब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे, इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इसकी वजह से। वहीं अगर बात करें तो मिलिटेंट ब्राह्मणिकल रिएक्शन, क्योंकि अशोका की धम्मा पॉलिसी के कारण जो ब्राह्मणिकल जो रिलीजन था उसको वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड समझने लगे, और इसलिए ब्राह्मणिकल रिएक्शन होने लगा। और इसके अलावा अशोक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ हद तक थी, जिसकी वजह से धम्म विजय और अहिंसा का जो वो था, इससे देश की जो सेना थी उसके जो वेलर था उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और जो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अशोक की धम्म विजय की पॉलिसी के कारण मौर्यन मिलिट्री पे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा, और फिर ये अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, और इस वजह से मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर गया। अब मौर्यन एम्पायर के डिसइंटीग्रेट कर जाने की वजह से फिर से नॉर्थ इंडिया में एक नया वैक्यूम क्रिएट होता है, और ये नया वैक्यूम क्या पॉलिटिकल चेंजेस ला रहा है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।